तो एक सवाल से शुरू करते हैं। लैब में कभी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इस्तेमाल किया है? हाँ, किया होगा। कभी सोचा है कि जब इसे फिनॉल के सोल्यूशन में डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है, लेकिन वही इंडिकेटर जब एथेनॉल में डालते हैं तो कोई रंग नहीं बदलता? जबकि मजे की बात यह है कि दोनों में OH ग्रुप होता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम बात कर रहे हैं अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। आपकी केमिस्ट्री के यूनिट 7 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा। और ये सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस प्रिडिक्ट करने की चाबी है। बिल्कुल, कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन एसिडिक होगा, और किसका रिएक्शन कहाँ पर होगा, ये सब इसी एक फंडामेंटल डिफरेंस पर टिका है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे सरल स्तर पर देखें तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों में OH ग्रुप है, लेकिन उनकी केमिकल पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का है। हाँ, अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं और आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। वहीं फिनॉल्स वीकली एसिडिक होते हैं और ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करते हैं। तो सारा खेल इस बात का है कि वो OH ग्रुप जुड़ा किससे है, उसका पड़ोस कैसा है। एग्जैक्टली सारा खेल इसी बात का है कि OH ग्रुप किस तरह के कार्बन एटम से जुड़ा है, एक सैचुरेटेड कार्बन से या एक एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन से। इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं क्या? मान लीजिए OH ग्रुप एक बहुत ही रिएक्टिव और एनर्जेटिक पेट है। ठीक है। जब ये पेट एक खुले मैदान मतलब सैचुरेटेड कार्बन चेन में होता है जैसे अल्कोहल में, तो ये खूब उछल कूद करता है, रिएक्ट करने के लिए हमेशा तैयार। हाँ। लेकिन जब उसी पेट को एक आलीशान मजबूत किले यानी बेंजीन रिंग के अंदर रख दिया जाता है जैसे फिनॉल में, तो वो किला उसे एक तरह की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देता है। वो शांत हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है। ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन है। अब पार्टिकल लेवल पर समझते हैं कि ये किला यानी बेंजीन रिंग असल में कर क्या रहा है। हाँ, बताइए। अल्कोहल्स में OH ग्रुप एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। एक मिनट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मतलब वो कार्बन जो 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाकर बैठा है, एक छोटे पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर, है ना? बिल्कुल, एक स्टेबल और सीधा साधा अरेंजमेंट। इस वजह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड CO बॉन्ड एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड होता है जो टूट सकता है, जिससे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। और ऑक्सीडेशन भी तो होता है। हाँ, और उस कार्बन पर मौजूद हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीडेशन भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, ये तो हुई अल्कोहल की बात जो खुले मैदान में है। अब फिनॉल का क्या, जो किले के अंदर है? फिनॉल्स में OH ग्रुप एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है जो बेंजीन रिंग का हिस्सा है। sp2 मतलब फ्लैट प्लेनर कार्बन जो डबल बॉन्ड्स का हिस्सा होता है। करेक्ट। यहाँ पर रिंग के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो CO बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ जाते हैं। रेजोनेंस मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग में घूम रहे हैं और उस बॉन्ड को भी अपनी टीम में शामिल कर रहे हैं। प्रिसाइसली। इस वजह से CO बॉन्ड में एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा मजबूत हो जाता है और आसानी से नहीं टूटता। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात होती है। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक कंफ्यूजन है। आप कह रही हैं कि फिनॉल में CO बॉन्ड ज्यादा मजबूत है रेजोनेंस की वजह से। हाँ, तो फिर H+ इतनी आसानी से क्यों निकल जाता है? ये तो उल्टा लग रहा है। बॉन्ड मजबूत है तो उसे टूटना नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है और यही सबसे कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है। देखिए, एसिडिक कैरेक्टर के लिए CO बॉन्ड का टूटना जरूरी नहीं है, बल्कि OH बॉन्ड का टूटना जरूरी है, जिससे H+ आयन रिलीज हो। अच्छा। फिनॉल में रेजोनेंस 2 काम करता है। पहला, वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा खींचता है, जिससे OH बॉन्ड पोलर और वीक हो जाता है। ओके, तो OH बॉन्ड कमजोर हो गया। और दूसरा और सबसे जरूरी काम, H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव आयन बनता है, जिसे हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, रेजोनेंस उसे फिनोमिनल स्टेबिलिटी देता है। फिनॉक्साइड आयन? हाँ, वो नेगेटिव चार्ज सिर्फ ऑक्सीजन पर नहीं लेता, बल्कि पूरी बेंजीन रिंग पर फैल जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। और कोई भी स्पीशीज स्टेबल होने के लिए ही रिएक्ट करती है। क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इतना ज्यादा स्टेबल है, फिनॉल बहुत आसानी से अपना H+ डोनेट कर देता है। अच्छा, तो असली हीरो CO बॉन्ड की मजबूती नहीं, बल्कि H+ निकलने के बाद बनने वाले फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी है। The ring makes the product stable. हाँ। Got it. तो अब एग्जाम सिर्फ डेफिनेशन क्या होगी? तो एग्जाम सेफ डेफिनेशन ये है, अल्कोहल्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें OH ग्रुप एक सैचुरेटेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है।
और ये न्यूट्रल होते हैं। फिनॉल्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें OH ग्रुप सीधे एक बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से वीकली एसिडिक होते हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि दोनों में OH है तो दोनों एक जैसे ही होंगे, जबकि अब हम समझ गए कि कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। बिल्कुल, कार्बन का टाइप सैचुरेटेड वर्सेस एरोमेटिक उनकी केमिस्ट्री को लगभग ऑपोजिट बना देता है। चलिए इस आइडिया को एक और एंगल से देखते हैं। अल्कोहल्स और फिनॉल्स को एक ही ट्रेट मतलब OH ग्रुप वाले दो लोगों की तरह समझिए, लेकिन दोनों का सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग-अलग है। अल्कोहल एक नॉर्मल पर्सन है सैचुरेटेड कार्बन पर, ये ओपनली रिएक्टिव है, इसे रिएक्शंस के लिए प्रोवोक करना आसान है। और फिनॉल वो एक नोबल फैमिली का मेंबर है एरोमेटिक रिंग पर। फैमिली का स्टेटस यानी एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस इसे एक खास तरह की स्टेबिलिटी देता है। ये ज्यादा एसिडिक है, अपना H+ देकर अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन हर किसी के साथ फालतू के रिएक्शन से बचता है। मुझे ये नोबल फैमिली वाली एनालॉजी अच्छी लगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि फिनॉल्स थोड़े स्नॉबी हैं कि वो हर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बस कुछ खास रिएक्शंस ही दिखाते हैं? आप इसे ऐसे कह सकते हैं, फिनॉल्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को रेजिस्ट करते हैं जो अल्कोहल्स आसानी से दिखाते हैं। अच्छा, इसके बजाय फिनॉल्स अपनी रिंग पर रिएक्शंस दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे कोई राजा अपनी प्रजा से अपने दरबार में मिलता है, बाहर जाकर नहीं, वो रिंग की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये डिफरेंस जानना इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ एग्जाम्स के लिए या इसका कोई रियल वर्ल्ड रीजन भी है? इसका बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड रीजन है। ये कॉन्सेप्ट हमें स्ट्रक्चर देखकर बिहेवियर प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। इसके बिना हम ये नहीं बता सकते कि गन्ने के रस के फर्मेंटेशन से एथनॉल एक अल्कोहल क्यों बनता है, फिनॉल क्यों नहीं। राइट। या फिनॉल एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट क्यों है, इसकी एसिडिटी ही उसे एंटीमाइक्रोबियल बनाती है। हिस्टोरिकली जब 19th सेंचुरी में कोल टार से फिनॉल को आइसोलेट किया गया, जिसे तब कार्बोलिक एसिड कहते थे, तो डॉक्टर जोसेफ लिस्टर ने पाया कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करने में कमाल का काम करता है। वाओ, लिस्टरीन वाला लिस्टर। वही, उन्होंने देखा कि कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल कीटाणुओं को मारता है, जबकि सिंपल अल्कोहल्स उतने इफेक्टिव नहीं थे। ये ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ब्रेक थ्रू था, जिसने केमिस्ट को सोचने पर मजबूर किया कि स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है जो प्रॉपर्टीज में इतना बड़ा फर्क ला रहा है। फिनॉल का नोबल फैमिली वाला कैरेक्टर तो समझ आ गया, लेकिन अल्कोहल्स के बारे में क्या? क्या सारे अल्कोहल्स एक जैसे नॉर्मल पीपल हैं? एक्सीलेंट क्वेश्चन। नहीं, सारे अल्कोहल्स एक जैसे नहीं होते। उनकी फैमिली के अंदर भी क्लासिफिकेशन है। हम अल्कोहल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्शियरी 3 डिग्री। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो खुद कितने और कार्बन एटम से जुड़ा है। अच्छा। अगर वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे इथेनॉल। अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, जैसे आइसोप्रोपेनॉल, जो रबिंग अल्कोहल होता है। और 3 से जुड़ा तो? टर्शियरी। हाँ, और अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्शियरी, जैसे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। और इस क्लासिफिकेशन से उनकी रिएक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता है? जबरदस्त फर्क पड़ता है, खासकर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। प्राइमरी अल्कोहल्स को आप आसानी से ऑक्सीडाइज करके पहले एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, और अगर रिएक्शन को न रोका जाए तो वो आगे ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाते हैं। जैसे इथेनॉल से पहले इथेनॉल बनता है और फिर इथेनोइक एसिड। करेक्ट। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर सिर्फ कीटोन्स बनाते हैं, वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। और टर्शियरी अल्कोहल्स? टर्शियरी अल्कोहल्स वो नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन को पूरी तरह रेजिस्ट करते हैं। उनका C-C बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। वाओ, तो अल्कोहल फैमिली के अंदर भी स्ट्रक्चर डिटरमाइंस फंक्शन वाला रूल पूरी तरह से अप्लाई होता है। जैसा कार्बन का नेबरहुड, वैसा अल्कोहल का बिहेवियर। ये तो अल्कोहल वर्सेस फिनॉल वाली कहानी का ही एक माइक्रो वर्जन हो गया ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिवर्सल थीम है। चलिए अब इसे कुछ और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। हमने शुरू में फिनॉल्फ्थैलीन टेस्ट की बात की थी, अब हम इसका क्यों समझ सकते हैं? हाँ, अब ये बहुत सिंपल है। फिनॉल वीकली एसिडिक है, इसका pKa लगभग 10 है। ये आसानी से एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है,
जब ये बेसिक मीडियम में फिनोल्फ्थैलीन के साथ होता है तो ये रिएक्शन इंडिकेटर को पिंक कर देता है। और इथेनॉल? दूसरी तरफ इथेनॉल न्यूट्रल है, पीके लगभग 16, जो पानी से भी वीकर एसिड है। ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, इसलिए इंडिकेटर का रंग नहीं बदलता। ये सैचुरेटेड वर्सेस एरोमेटिक कार्बन की कहानी का सीधा सबूत है। इसका टेक्नोलॉजी में भी एक जबरदस्त एप्लीकेशन है। बैकलाइट का नाम तो सबने सुना होगा। वो पुराने काले या भूरे रंग के स्विच, टेलीफोन और बर्तनों के हैंडल। हाँ बिल्कुल। बैकेलाइट एक फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। फिनॉल की एसिडिटी और उसकी एरोमेटिक रिंग का एक्टिवेटेड नेचर उसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने देता है, जिसे हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, और इससे एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनता है। आपने दो हेवी वर्ड्स इस्तेमाल किए, कंडेंसेशन रिएक्शन और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं कि ये क्या है? जरूर। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब है जब दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एक छोटा मॉलिक्यूल जैसे पानी बाहर निकलता है, कंडेंस होकर पानी निकलने जैसा। ओके। और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का मतलब है कि पॉलीमर की चेन्स सिर्फ सीधी सीधी नहीं होती, बल्कि वो आपस में भी मजबूत बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, एक 3D नेटवर्क बनाती हैं। जैसे धागों को बुनकर एक मजबूत कपड़ा बनाया जाता है। और यही क्रॉस लिंकिंग बैकलाइट को इतना हार्ड और हीट रेजिस्टेंट बनाती है। एग्जैक्टली। और एथेनॉल ये रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो देखिए इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टार्टिंग मटेरियल की सही पहचान कितनी जरूरी है। एकदम। ओके, सो फिनॉल इज एसिडिक, लेकिन क्या रिंग पर कुछ और ग्रुप्स जोड़कर उसकी एसिडिटी को और बढ़ाया जा सकता है? मतलब नोबल फैमिली को और पावरफुल बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। ये एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल की तरफ ले जाता है। अगर हम फिनॉल की बेंजीन रिंग पर कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब वो जो रिंग्स से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं? की एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो रिंग्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे OH बॉन्ड और भी ज्यादा पोलर और वीक हो जाता है और फिनॉक्साइड आयन और भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इसका कोई रियल एग्जांपल है? सबसे एक्सट्रीम एग्जांपल है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसे आम भाषा में पिक्रिक एसिड कहते हैं। जीसस। इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप्स लगे होते हैं। पिक्रिक एसिड, नाम से तो एसिड लग रहा है। ये सिर्फ नाम का एसिड नहीं है, ये फिनॉल होते हुए भी मिनरल एसिड्स जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मजे की बात यह है कि ये एक हाई एक्सप्लोसिव भी है। वाओ। तो सोचिए, वही फिनॉल का कोर स्ट्रक्चर जिस पर ग्रुप्स बदलकर हम बैकेलाइट जैसा स्टेबल प्लास्टिक भी बना सकते हैं, और पिक्रिक एसिड जैसा अनस्टेबल एक्सप्लोसिव भी। इट्स ऑल अबाउट द नेबरहुड। दैट्स इनक्रेडिबल। ओके, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। इतनी सारी जानकारी में से वो कौन सी लाइंस हैं जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल पॉइंट, अल्कोहल में OH ग्रुप एक sp3 कार्बन पर होता है और ये न्यूट्रल है। फिनॉल में OH ग्रुप बेंजीन रिंग के sp2 कार्बन पर होता है और ये वीकली एसिडिक है। ये फंडामेंटल डिफरेंस है। और ऑक्सीडेशन के बारे में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल्स की बात की, उसे कैसे समराइज करें? याद रखें, प्राइमरी अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स सिर्फ कीटोन्स तक जाते हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होते और फिनॉल्स माइल्ड कंडीशंस में ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इनके ऑक्सीडेशन बिहेवियर को कंफ्यूज न करें। राइट। और फिनॉल की एसिडिटी का कारण अगर एग्जाम में वाई पूछा जाए तो की फ्रेज क्या होगा? द की फ्रेज इज, फिनॉल की एसिडिटी का कारण सिर्फ -OH ग्रुप नहीं, बल्कि H+ निकलने के बाद बनने वाले फिनॉक्साइड एनायन का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। ये एसिडिटी के पीछे का क्यू है। ये लिखना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। एक और बड़ा डिफरेंस था रिएक्शन की साइट को लेकर। हाँ, ये चौथा पॉइंट है। फिनॉल्स में रिएक्शन रिंग पर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जबकि अल्कोहल्स में COH बॉन्ड या OH बॉन्ड पर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन की जगह ही बदल जाती है। और आखिर में एस्टरिफिकेशन, वो तो दोनों में होता है, राइट? हाँ, लेकिन कंडीशंस अलग हैं। हमारा 5वां पॉइंट यही है। एस्टरिफिकेशन दोनों में होता है, लेकिन अल्कोहल्स आसानी से रिएक्ट करते हैं, जबकि फिनॉल्स के लिए ज्यादा फोर्सफुल कंडीशंस चाहिए होती हैं। एक बार फिर रिंग की स्टेबिलिटी का असर। तो आज की बातचीत का सार ये है, अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों में OH ग्रुप है, लेकिन उनका जुड़ाव
मतलब एक सैचुरेटेड कार्बन बनाम एक एरोमेटिक रिंग उन्हें केमिकल ऑपोजिट्स बना देता है। बिल्कुल। हमेशा नोबल फैमिली यानी फिनॉल और नॉर्मल पर्सन यानी अल्कोहल वाली एनोलॉजी याद रखें। एक स्टेबल और एसिडिक है, दूसरा रिएक्टिव और न्यूट्रल। और बैकेलाइट और पिक्रिक एसिड के उदाहरण याद रखें, जो दिखाते हैं कि कैसे फिनॉल के पड़ोस को बदलकर हम एक स्टेबल प्लास्टिक से लेकर एक पावरफुल एक्सप्लोसिव तक बना सकते हैं। और सबसे जरूरी एग्जाम सेफ लाइन, जिसे कभी नहीं भूलना, फिनॉल्स आर एसिडिक, अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, द रिंग मेक्स ऑल द डिफरेंस। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एक OH ग्रुप को बेंजीन रिंग से जोड़ने पर उसकी प्रॉपर्टीज इतनी बदल जाती हैं, तो क्या होगा अगर हम कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे अमीनो ग्रुप -NH2 को उसी रिंग से जोड़ें? क्या नोबल फैमिली का असर उसकी पर्सनालिटी को भी वैसे ही बदल देगा जैसे उसने -OH ग्रुप की पर्सनालिटी को बदला? इसके बारे में सोचिएगा।